मीनोपॉज, जी हाँ, जो भी महिला मीनोपॉज से गुज़र रही होती है उसके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, सवाल होते हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। सबसे पहला सवाल ये आता है, ख्याल ये आता है मन में कि मीनोपॉज के अंदर होता क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो देखिए, मीनोपॉज होने के कारण क्योंकि आपके हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, उसके कारण आपको हॉट फ्लशेस आ सकते हैं, यानी कि एकदम गर्मी लगना, पसीना पसीना आना, मूड चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि बिना फालतू रोना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना या काफ़ी लो फीलिंग आना। कुछ महिलाओं का मेनोपॉज के कारण वज़न भी बढ़ जाता है, जो कि महिलाओं की एक बहुत ही मेजर तकलीफ़ होती है कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेनोपॉज आपको वेट गेन भी दे सकता है। पर मेनोपॉज एक्जैक्टली होता क्या है, किस चीज़ को हम मेनोपॉज कहते हैं? जब आपके पीरियड्स पूरे 1 साल तक आने बंद हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि आपको मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज होने के बाद पेशेंट से जानना चाहते हैं कि क्या मेनोपॉज हो गया, जो कि सबको होता ही है। लाइफ में एक एज आती है जब मेनोपॉज होता है। यूजुअली इंडियंस के अंदर 45 to 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। कभी कभी किसी को 2-4 साल जल्दी हो जाता है, यानी कि 42-43 में भी हो जाता है, और किसी को थोड़ा लेट 51-52 तक भी जा सकता है, पर ज़्यादा कॉमनली 45 to 50 ईयर्स के बीच में होता है। तो मेनोपॉज होने पे क्या सबको सिम्टम्स आते हैं, सबको ये हॉट फ्लशेस होते हैं, सबको मूड चेंजेस होते हैं, सबका वज़न बढ़ जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं ये ज़रूरी नहीं है। जैसे जब आप बड़े होते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो हर लड़की को पिंपल्स हो वो ज़रूरी नहीं होता ना। उसी प्रकार मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स हर लेडी को आए वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ फीमेल्स के लिए तो ये बस ऐसा होता है कि पहले पीरियड्स आ रहे थे और पीरियड्स आने बंद हो गए, दैट्स ऑल, नो मोर डिफरेंस, और कोई उन्हें डिफरेंस लगता ही नहीं है। परंतु कुछ महिलाएं अपने सिम्टम्स से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो लेडीज़ ये जानना चाहती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स आए ही नहीं, हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप कर सकती हैं ताकि आपको मेनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट्स आए ही नहीं, आपको कोई हॉट फ्लशेस हो ही नहीं, मूड चेंजेस हो ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। 1 घंटा डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। कार्डियो हम लोग प्रेफर करते हैं, पर आप अपनी बॉडी को देखते हुए, यानी कि आप क्या कर सकती हैं उसके हिसाब से देखिए। 1 घंटा आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। जिन लोगों का डांस का शौक़ है वो लोग डांस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, यानी कि बैडमिंटन या ऐसा कुछ खेल जिसे कहते हैं, ऑल्दो 50 की एज पे वो इतना आसान नहीं रहता है, परंतु अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स में हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। तो और इनमें सबसे आसान है ब्रिस्क वॉक। तो एटलीस्ट आप कम से कम 1 घंटा ब्रिस्क वॉक तो कीजिए ही कीजिए। योगा आजकल काफ़ी प्रचलन में है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, वह आपके सिम्टम्स को कम करने में या ना आने में काफ़ी मदद कर सकता है। तो एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक है, एक्सरसाइज है, जुम्बा है, योगा है, डांस है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, आप कुछ भी कीजिए, पर 1 घंटा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने डाइट के अंदर जंक फूड का इंटेक कम कर दीजिए और हरी सब्जियां और फल बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि वेट गेन तो इस एज में वैसे ही आने के हाई चांसेस होते हैं। तो अगर आप नहीं चाहती कि आपका वज़न बढ़े तो आप डाइट में के अंदर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। डाइट के अंदर आप स्पेसिफिकली सोयाबीन का प्रयोग बढ़ा दीजिए। सोयाबीन जो होता है ना, उसमें नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई हॉबी है तो उसमें आप इन्वॉल्व रहिए। बेसिकली ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप बिजी रहेंगी, इन्वॉल्व रहेंगी, तो आपको कोई सी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। परंतु आप खाली रहेंगी तो हो सकता है आपको सारे के सारे सिम्टम्स आने लग जाए। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को बिजी रखें, डाइट हेल्दी लें। आपकी डाइट में लिक्विड्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके कारण कि आपके निचले हिस्से के अंदर, यानी कि जो वेजाइनल एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस आने की चांसेस रहते हैं, जिससे कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत आती है, कभी कभी यूरिन पास करने में भी दिक्कत आती है, प्राइवेट एरिया के अंदर जलन होना, बर्निंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए आप लिक्विड इंटेक अधिक लीजिए और फल भी अधिक लीजिए। क्योंकि फल जब हम ज़्यादा लेते हैं, जिनमें पैक्टिन होता है, तो वो कोलेजन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण की जो आपके प्राइवेट पार्ट की म्यूकोजा है वह अच्छी रहती है और आपको ये जलन, खुजली, पेशाब करने में तकलीफ़, ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं। तो
लिक्विड्स, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, सूप, यह सब अधिक मात्रा में लेना है। फ्रूट्स अधिक मात्रा में लेने हैं। कुछ महिलाएं ये पूछना चाहते हैं कि कितनी देर तक इसके सिम्टम्स रहते हैं। मैडम ये शुरू हुआ था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो चले ही जा रहा है, कब तक ये सिम्टम्स रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही वेरिएबल चीज़ होती है, पर ऐसा नहीं है कि ये हॉट फ्लैशेस वगैरह आपको बहुत ही रेगुलर चलेंगे। यूजुअली मेनोपॉज आने के 1 आधा साल पहले से सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं और उसके बाद में यूजुअली 2-3 साल के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं ये मूड चेंजेस वाले और हॉट फ्लैशेस वाले। लेकिन जो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर ड्राइनेस, बर्निंग वाले सिम्टम्स हैं, वह समय के साथ, या इनकॉन्टिनेंस जैसे यूरिन में कंट्रोल ना रहना, यह समय के साथ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा तो अब धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। तो जो मूड चेंजेस वाले हैं वो क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो ईस्ट्रोजन डिप्राइवेशन के कारण जो प्राइवेट पार्ट वाले सिम्टम्स हैं, उसके लिए आपको लिक्विड इंटेक और फ्रूट्स का अधिक मात्रा में इंटेक पे डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वहाँ पे लगाने वाले ईस्ट्रोजन ऑइंटमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग देते हैं, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप उन्हें ले सकती हैं, ताकि आपको इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी कम आएँ। कुछ पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जब यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है तब इस मेनोपॉज का क्या होता है। तो देखिए, अगर आपकी बच्चेदानी और ओवरीज दोनों निकाल दी गई हैं तो डेफिनेटली मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद हो जाना, तो इसे हम सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। तो डेफिनेटली पीरियड्स तो आपके तभी के तभी बंद हो ही जाएंगे और मेनोपॉजल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ ही सकते हैं। परंतु अगर आपकी ओवरीज छोड़ी गई हैं अंदर, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकता है थोड़ी बाद में आए, यानी कि वो, क्योंकि ओवरीज अगर अंदर होती हैं तो वो 2-1 साल तक हार्मोन्स थोड़ा और रिलीज़ करती रहती हैं, जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। इसीलिए हम लोग ये बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि अगर आपकी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी थोड़ी छोटी एज में करनी पड़ रही है, आप 45 से छोटी हैं और आपकी ओवरीज हेल्दी हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ओवरीज को बचाएं, हम उन्हें ना निकालें, ताकि आपको मेनोपॉजल साइड इफ़ेक्ट्स कम आएँ। कुछ पेशेंट ये भी पूछते हैं कि मैडम हमारा पीरियड बंद हो गया था, पीरियड बंद हुए को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, परंतु अब ऐसा कभी कभी ना स्पॉटिंग हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाता है। तो देखिए, अगर ऐसा बिल्कुल भी कभी भी आपको हो रहा है, इसे हम हमारी भाषा में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि एक बार पीरियड बंद हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया उसे बंद हुए को, उसके बाद अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना रहता है, क्योंकि कभी कभी यह बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कुछ महिलाओं में ये ड्राइनेस के कारण, वेजाइनल एट्रोफी के कारण हो जाता है, कभी पॉलिप के कारण, पर यह कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के कारण भी हो सकता है। तो एक बार मासिक जाने के बाद में अगर वापस कभी भी एक बार मासिक चला गया और 1 साल हो गया है, मेनोपॉज होने के बाद में अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो ज़रूर से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। कुछ महिलाएं HRT के बारे में जानना चाहती हैं। HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या HRT लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, यह निर्भर करता है कि आपका मेनोपॉज किस उम्र में हुआ है और आपको क्या क्या तकलीफ़ें आ रही हैं। कुछ महिलाओं का मेनोपॉज बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, यानी कि 30-35 या कभी कभी 40 से छोटे में। इस उम्र में इसको हम नेचुरल मेनोपॉज नहीं कहते, ये समय से पहले होने वाला ही मेनोपॉज है। और बहुत कॉमनली ये मेनोपॉज सर्जिकल मेनोपॉज होता है, यानी कि किसी वजह से आपकी बच्चेदानी निकाल दी गई है जिसके कारण कि आपको इतना जल्दी मेनोपॉज हो गया है, और कभी कभी किसी में जल्दी भी हो सकता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी मेनोपॉज हो गया है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और HRT के बारे में डिस्कस करना चाहिए। HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर आपके हार्ट पे लोड पड़ना, हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, इनकी संभावना काफ़ी अधिक रहती है। परंतु HRT देनी है या नहीं देनी, वह डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए, आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, कोई कैंसर की हिस्ट्री है या नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी चल रही है, इन सब के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि आपको HRT देनी है या नहीं देनी है। HRT के साइड इफ़ेक्ट कई बार मरीज हमसे जानना चाहते हैं। तो HRT क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट होता है तो उसके कारण थोड़ा बहुत बच्चेदानी के कैंसर होने का और ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए HRT हमें कभी भी सीधे हम अपने मन से नहीं ले सकते, अपने आप से नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना रहेगा। इंडिविजुअलाइज केस देखा जाता है कि आपको रिक्वायरमेंट है HRT की और वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं है, और वही देखकर फिर डिसाइड करके ही आपको दिया जाता है HRT। कुछ पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मैडम अब हमारा मेनोपॉज हो गया है तो क्या हमें हमारा कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी?
तो देखिए जी हाँ, मेनोपॉज होने के बाद में थोड़ी बोन स्ट्रेंथ कम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की आपको ज़रूरत रह सकती है। कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, तो हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देते हैं काफ़ी कॉमनली। वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके कैल्शियम के टैबलेट्स ले सकते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कुछ मरीजों को हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस देते हैं, वह भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करके ले सकती हैं। तो ये वो कॉमन दवाइयाँ होती हैं जो हमें मेनोपॉज के बाद देने की ज़रूरत आती है। कैल्शियम और विटामिन डी तो आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी हम लोग देना प्रेफर करते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस डिपेंड करता है, अगर आपको सिम्टम्स हैं यानी कोई तकलीफ चल रही है तो ही हम देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। आई होप मेनोपॉज को लेके आपको जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।